नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 21 जुलाई 2022 के समाचार विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू समाचार पत्र से संबंधित प्रमुख आलेख और संपादकीय को आधार बनाकर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा के आधार पर जो संभावित मुख्य परीक्षा के प्रश्न होंगे उनकी उत्तर संरचना की भी हम चर्चा करेंगे। आज की अपनी चर्चा को प्रारंभ करने से पहले आप सभी अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के द्वारा बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। यह वर्कशॉप 24 जुलाई 2022 को सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा। आप अभ्यर्थियों को इस वर्कशॉप में भाग लेने के लिए बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप को डाउनलोड करना है और साथ साथ आप ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन करके इस वर्कशॉप में भाग ले सकते हैं। ध्यान रखिए, रजिस्ट्रेशन के लिए जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से भी एक तरह से जा सकते हैं। और इस वर्कशॉप में प्रमुख रूप से हम चर्चा ये करेंगे कि आगामी 2023 हमारी जो सिविल सेवा परीक्षा है वहां पर हम समसामयिकी की तैयारी कैसे करें, कौन से अलग अलग पक्ष है जिनका हम ध्यान रखकर समसामयिकी में अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। तो आप सभी बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप पर होने वाले इस वर्कशॉप में भाग लें और 2023 की सिविल सेवा परीक्षा में अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। आज के सत्र के हम विषय को देख लेते हैं। पहला हमारा विषय होगा भारत वियतनाम संबंध। इसके बाद स्कूल स्वास्थ्य सेवा में सुधार की किस रूप में आवश्यकता है। यूरोप में वर्तमान में जो एक हीट वेव या प्रचंड गर्मी पड़ रही है उसके संदर्भ में हम देखेंगे। मातृत्व सुरक्षा को लेकर स्थितियां भारत में कैसे मजबूत की जानी चाहिए और अंत में अर्धसैनिक बलों के लिए बेहतर सम्मान की जो स्थिति है वह कैसे सुनिश्चित की जाए। और अंत में जो हमारी चर्चा रहेगी उसके आधार पर मुख्य परीक्षा का हमारा जो अभ्यास प्रश्न है उसकी उत्तर संरचना की भी हम चर्चा करेंगे। जब हम भारत और वियतनाम संबंधों की बात करते हैं तो प्रमुख रूप से वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया में एक प्रमुख देश है जो एक तरह से भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण साझेदार हो सकता है। कारण दक्षिण पूर्व एशिया में अपने आप को मजबूत करके भारत चीन के साथ में उसकी जो प्रतिद्वंदिता है वहां पर एक मजबूती स्थापित कर सकता है। तो इस रूप में भारत के लिए वियतनाम के साथ जो संबंध है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर हम भारत वियतनाम संबंधों की बात करें तो दोनों देशों के लिए जो चिंता के विषय हैं वो साझा रूप में है, या हम कह सकते हैं कि जो स्थितियां हैं वो ऐसी हैं जो दोनों देश साझा करते हैं और उस आधार पर दोनों देशों में आपस में संबंध की मजबूती को लेकर एक आधार बनता है। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो हम अनिवार्य रूप से कह सकते हैं कि भारत एक प्रमुख रूप से समुद्री राष्ट्र है, क्योंकि हमारा जो दक्षिणी भाग है, अगर हम गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक की बात करें तो हमारा पूरा जो तटीय भाग है वो एक तरह से समुद्री भाग से घिरा हुआ है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। और अगर हम अपने बाहरी व्यापार की बात करें तो लगभग 90% से अधिक, अगर हम मात्रा के अनुसार देखें और मूल्य के अनुसार देखें तो लगभग 70% यह समुद्री मार्ग से होता है। तो आर्थिक रूप में भी अगर हम देखें तो समुद्र का जो मार्ग है वो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। समुद्री भाग का हमारे व्यापार और वाणिज्य में जिस रूप में योगदान है उसी कारण से भारत वियतनाम के साथ अपने संबंधों को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। और भारत के द्वारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी के माध्यम से प्रमुख रूप से कोशिश ये है कि जो हमारा भारत प्रशांत यानी इंडो पैसिफिक का जो क्षेत्र है वहाँ पर राजनीतिक और सुरक्षा की जो स्थितियाँ हैं उसमें वियतनाम भारत के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार बन सकता है। तो इस रूप में भी वियतनाम की जो स्थिति है वो भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत और वियतनाम दोनों देशों के द्वारा अगर हम रणनीतिक चिंताओं की बात करें तो ऊर्जा सुरक्षा को लेकर और साथ साथ संचार की खुली और सुरक्षित जो समुद्री एक तरह से स्थिति है उसका दोनों देश समर्थन करते हैं और इसके लिए एक दूसरे को वो समर्थन वैश्विक मंच पर देते भी हैं। उनका ये मानना है कि हम ऊर्जा सुरक्षा की बात करें या संचार की, खासतौर से समुद्री क्षेत्र की बात करें, वहाँ पर किसी बाहरी हस्तक्षेप के सभी को उसका उपयोग करने की अनुमति मिलनी चाहिए। तो इस रूप में भारत और वियतनाम के जो संबंध है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम दक्षिणी चीन सागर की बात करें तो जहाँ पर चीन की तरफ से अपना प्रभाव बढ़ाया गया है तो दक्षिणी चीन सागर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर अगर वियतनाम मजबूत होता है तो ये भारत के लिए एक तरह से पक्ष में मजबूत स्थिति बनेगी। तो भारत वियतनाम को मजबूत करके दक्षिणी चीन सागर में चीन का बढ़ता हुआ जो प्रभाव है उसको रोकना चाहता है। कारण चीन दक्षिणी चीन सागर में सभी देशों के खुले रूप में व्यापारिक स्थितियों को उतना समर्थन नहीं देता है। इस रूप में अगर वियतनाम का समर्थन भारत के साथ बढ़ता है तो हम हिंद प्रशांत क्षेत्र में, खासतौर से दक्षिणी चीन सागर में जो चीन का नकारात्मक एक प्रभाव है उसको रोकने में काफी हद तक सफल हो पाएंगे। जिस तरह से भारत चाहता है वैसे वियतनाम भी चाहता है कि जो हिंद प्रशांत क्षेत्र का भाग है, मतलब भारत प्रशांत का जो क्षेत्र है, वहां पर आर्थिक और जो सामरिक हित है वो स्वायत्त रूप में आगे बढ़े
और दोनों देश एक दूसरे का समर्थन देकर वहां पर व्यापारिक और सामरिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं। इसी के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात है, चाहे अगर हम भारत की बात करें या वियतनाम की, दोनों के ही जो पड़ोसी देश चीन है उनके साथ क्षेत्रीय विवाद है। और इस रूप में अगर हम देखें तो दोनों ही देश आशंकाओं से ग्रसित हैं, कम से कम अगर हम चीन के व्यवहार की बात करें तो इस रूप में भी भारत और वियतनाम एक दूसरे के साथ आकर चीन की जो आशंका वाली एक नीतियां हैं उनके खिलाफ कह सकते हैं मजबूती से आगे काम कर सकते हैं। वियतनाम की जो स्थिति है वह दक्षिणी चीन सागर में एक तरह से एक प्रवेश द्वार के रूप में उसे आप कह सकते हैं। तो इस तरह से प्रवेश द्वार के रूप में जो वियतनाम की स्थिति बनती है, इस आधार पर अगर हम देखें तो दक्षिणी चीन सागर में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए भारत वियतनाम के साथ स्थितियों को मजबूत कर रहा है। वर्तमान में भारत और वियतनाम के संबंध अगर मजबूत हो रहे हैं तो ऐसे कौन से कारण हैं जो उत्प्रेरक या कैटलिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 प्रमुख क्षेत्र हैं जो दोनों देशों के लिए संबंधों को मजबूती से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। पहला, वियतनाम की जो सैन्य शक्ति है उसको भारत के द्वारा बड़े पैमाने पर मजबूती दी जा रही है। इसका प्रमुख रूप से आधार यह है कि अगर वियतनाम सैन्य रूप में मजबूत होता है तो चीन का जो एक तरह से क्षेत्रीय बढ़ता हुआ प्रभाव है सामरिक रूप में, उसका मुकाबला करने में वियतनाम भारत का कहीं ना कहीं साथ देगा। दूसरा, अगर हम पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया की बात करें तो भारत के साथ जो व्यापारिक स्थितियां बढ़ रही हैं उसमें अगर हम देखें तो भारत की कोशिश ये है कि दक्षिण पूर्व एशिया में, वियतनाम ध्यान रखें आसियान का सदस्य भी है, तो भौगोलिक निकटता वाले जो देश हैं उनके साथ अपनी समुद्री एक तरह से जो संचार की व्यवस्था उनको मजबूत कर रहा है। तो भारत से वियतनाम तक का जो समुद्री मार्ग है वहाँ की स्थितियों को एक तरह से मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए भी प्रमुख रूप से हम वियतनाम का समर्थन एक तरह से ले रहे हैं और वियतनाम हमारे प्रयासों में समर्थन कर भी रहा है। जैसा हम पीछे भी चर्चा कर चुके हैं कि दक्षिणी चीन सागर का भू रणनीतिक या भू आर्थिक रूप में अगर हम देखें तो महत्व तो काफी अधिक है। तो ऐसी स्थिति में अगर दक्षिणी चीन सागर में भारत अपने हितों को मजबूत करना चाहता है तो उसे वियतनाम का समर्थन काफी वहां पर महत्वपूर्ण रूप में प्राप्त हो सकता है। इसी के साथ साथ हमने देखा कि हमारे व्यापार का बड़ा भाग समुद्री क्षेत्र से होता है। तो ऐसी स्थिति में भारत अपने राष्ट्रीय हितों को आर्थिक रूप में अगर मजबूत करना चाहता है तो उसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में सामुद्रिक स्थितियों को मजबूत करना पड़ेगा और समुद्री परिवहन को सुरक्षित करना पड़ेगा। इसके लिए भी वियतनाम की काफी हद तक एक हमारे लिए सहायता हो सकती है। इसी के साथ साथ चौथे रूप में अगर हम देखें तो भारतीय नौसेना अपनी समुद्री उपस्थिति और साझेदारी के माध्यम से जो भी एक तरह से संभावित विरोधी हैं, अगर हम चीन की बात करें तो उनकी स्थितियों का सामना करने के लिए अपने आप को बेहतर रूप में तैयार कर सकते हैं और ऐसी स्थिति में हमें वियतनाम के समर्थन की आवश्यकता होगी। हमारे लिए दक्षिणी चीन सागर का महत्व इस रूप में भी हो जाता है कि अगर हम भारत प्रशांत क्षेत्र की बात करें, इंडो पैसिफिक क्षेत्र की बात करें, तो वहां पर जितना हमारा व्यापार होता है उसका लगभग 55% दक्षिणी चीन सागर से जाता है। तो दक्षिणी चीन सागर की जो सुरक्षित स्थिति है उसके लिए वियतनाम काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उन क्षेत्रों में चीन के द्वारा अपना प्रभाव बढ़ाकर नकारात्मक रूप में अन्य देशों के व्यापार और सुरक्षा की स्थितियों को कमजोर किया जा रहा है। तो इस स्थिति में वियतनाम का समर्थन हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम व्यापार एक तरह से बढ़ाना चाहते हैं और आर्थिक समृद्धि बढ़ाना चाहते हैं तो खुले और स्थिर रूप में जो समुद्री साझाकरण है वो आवश्यक है। यानी समुद्री मार्गों की रक्षा इस रूप में होनी चाहिए कि सभी देश आसानी से उसका उपयोग कर सकें। किसी एक देश का वहां पर प्रभाव नहीं होना चाहिए, जैसा दक्षिणी चीन सागर में चीन के द्वारा प्रयास किया जाता है कि उसका प्रभाव वहां पर बना रहे। दक्षिणी चीन सागर में जिस तरह से चीन के द्वारा अलग अलग द्वीपों पर एक तरह से अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है या उसके द्वारा अलग अलग कृत्रिम द्वीप बनाकर समुद्री क्षेत्रों का विस्तार किया जा रहा है, उसका सभी देश जो भी वहां पर हैं वो समर्थन नहीं करते हैं, विरोध करते हैं। जैसे अगर हम वियतनाम की बात करें तो समुद्री क्षेत्र में जो भी एक तरह से भाग है वहां पर नौवहन की स्वतंत्रता, अगर कोई समुद्री विवाद है तो शांतिपूर्ण समाधान उसका करना और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करते हुए जो भी समुद्री क्षेत्र की स्थिति है उसमें हर देश की जो स्थिति है उसका एक तरह से सम्मान करना। और भारत का प्रमुख रूप से यही दृष्टिकोण है और वियतनाम भी ऐसा ही दृष्टिकोण रखता है। इस रूप में भारत और वियतनाम का सहयोग काफी बढ़ सकता है। भारत के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उपयोग करके प्रमुख रूप से जो भी क्षेत्रीय विवाद है उनको हल करने की एक सैद्धांतिक रूप में पक्ष हमेशा लिया गया है और इसका बड़ा कारण ये है कि अगर ऐसा होता है तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो स्थिरीकरण की स्थिति है वो बढ़ेगी और दक्षिणी चीन सागर में जो भी समुद्री क्षेत्र को लेकर विवाद है
उसके प्रबंधन में आप देखें वियतनाम की जो स्थिति है या वियतनाम का जो एक तरह से रुख है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और भारत उसको समर्थन देता है, क्योंकि वियतनाम भी कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण तरीके से और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के माध्यम से दक्षिणी चीन सागर में जो भी समुद्री विवाद हैं उनको हल करने की बात करता है। 2007 में भारत और वियतनाम ने रणनीतिक साझेदारी की औपचारिक रूप में घोषणा की थी और 2016 में व्यापक रूप में जो रणनीतिक साझेदारी है उसको एक तरह से विस्तारित करने के लिए बड़े पैमाने पर इन देशों के द्वारा कार्य भी आगे बढ़ाए गए। भारत और वियतनाम के बीच में रणनीतिक साझेदारी इसीलिए तेजी से आगे बढ़ रही है क्योंकि हम एक स्पष्ट दृष्टि के साथ में काम कर रहे हैं, मतलब एक नीति स्पष्ट रूप में है जिस आधार पर भारत और वियतनाम भविष्य में सहयोग करेंगे। इसी के साथ साथ दोनों देशों के द्वारा संस्थागत तंत्र का निर्माण भी किया गया है, यानी इस तरह की संस्थाएं बनाई गई हैं जो दोनों देशों के बीच में संबंधों को मजबूती के लिए आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं। और साथ साथ इस तरह की आवश्यकता भी है क्योंकि हमने बात करी कि चीन जैसे देशों के जो बढ़ते हुए एक तरह से प्रभाव हैं उनको अगर न्यूनतम करना है तो भारत और वियतनाम जैसे देशों को आपस में सहयोग बढ़ाना पड़ेगा। तो इस रूप में दोनों देशों के बीच में जो रणनीतिक साझेदारी है वो तेजी से आगे बढ़ी है। जून 2022 में रक्षा सहयोग के लिए संयुक्त दृष्टिकोण और आपसी रसद समर्थन पर एक समझौता ज्ञापन पर दोनों देशों ने एक तरह से हस्ताक्षर किए, यानी जो भी लॉजिस्टिक का भाग है उसमें दोनों देश एक दूसरे को समर्थन देंगे। जैसे मान लीजिए वियतनाम का कोई जहाज यूरोप जा रहा है तो वो भारत में एक तरह से कुछ समय के लिए ईंधन या अन्य प्रकार की आपूर्ति के लिए लंगर डाल सकता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए भारत का कोई युद्धपोत है वो मान लीजिए समुद्री मार्ग से रूस जा रहा है तो दक्षिणी चीन सागर से गुजरते हुए वो वियतनाम में लंगर डालकर जो भी आवश्यकताएं हैं वो अपनी पूरी कर सकता है। तो इस रूप में जो सहयोग है वो प्रमुख रूप से भारत और वियतनाम ने आगे बढ़ाया है। इसी के साथ साथ भारत के द्वारा वियतनाम को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण एक तरह से दे दिया गया है और ये ऋण प्रमुख रूप से रक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए दिया गया है भारत के द्वारा वियतनाम को। और भविष्य में वियतनाम की रक्षा आवश्यकताओं को और मजबूती बढ़ाने के लिए, रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की जो रक्षा लाइन है यानी जो ऋण की एक तरह से क्रेडिट लाइन है वो दी जाएगी। भारत के द्वारा वियतनाम में रक्षा क्षेत्र में जिस तरह से मजबूती लाने का प्रयास किया जा रहा है ये स्पष्ट रूप से हमारी रणनीतिक एक तरह से जो नीति है उसका हिस्सा है, जिसमें हम हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की स्थिति को थोड़ा नियंत्रित करना चाहते हैं। साथ साथ भारत के द्वारा सैन्य प्रशिक्षण का विस्तार किया गया है और साथ साथ वियतनाम नौसेना की मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी प्रमुख रूप से भारत सरकार और वियतनाम सरकार सहयोग कर रही है। जैसे अगर हम उदाहरण के लिए बात करें तो विशाखापत्तनम में स्थित INS सातवाहन में वियतनाम के नाविकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि किस तरह से पानी के नीचे जो युद्ध की स्थिति होती है उनमें वो युद्ध को संचालित करेंगे। तो इसके लिए प्रशिक्षण उनको INS सातवाहन में दिया जा रहा है। भारत के द्वारा हाल ही में वियतनाम को 12 उच्च गति वाली जो नावें हैं वो सौंपी गई हैं। इसी के साथ साथ अगर हम खुखरी श्रेणी की कॉर्वेट की बात करें तो इसको भी जल्द एक तरह से भारत के द्वारा वियतनाम की नौसेना को दिया जाएगा। इसी के साथ साथ भारत और वियतनाम के द्वारा यह भी एक तरह से ध्यान दिया जा रहा है कि भविष्य में जो भी भारत में निर्मित निगरानी उपकरण है, खासतौर से मानव रहित जो हवाई विमान है जिनको हम अनमैन्ड एरियल व्हीकल UAV कहते हैं, जिनको आप ड्रोन भी कह सकते हैं, इस तरह से जो भी भारत में निर्मित UAV या ड्रोन है उनको प्रमुख रूप से निगरानी करने के लिए वियतनाम को देने की जो संभावना है उस पर एक तरह से सरकार काम कर रही है। तो इस रूप में आप देखें रक्षा सहयोग, आर्थिक सहयोग और सामरिक रूप में सहयोग को बढ़ाकर भारत वियतनाम के साथ मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र या इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो शांति की स्थिति है उसको बनाने का प्रमुख रूप से प्रयास कर रहा है। इसी के साथ साथ भारत और वियतनाम के द्वारा इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव के जो 7 स्तंभ हैं उनके आसपास प्रमुख रूप से अपना सहयोग बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें अगर हम देखें तो समुद्री सुरक्षा, समुद्री इकोलॉजी, समुद्री संसाधन, क्षमता निर्माण, आपदा जोखिम नियंत्रण, विज्ञान प्रौद्योगिकी और शिक्षा सहयोग और साथ साथ व्यापार जुड़ाव और समुद्री परिवहन के भाग शामिल हैं। तो इन आधारों पर भारत एक तरह से वियतनाम के साथ अपने संबंधों को समुद्री क्षेत्र में विस्तारित करने का प्रयास कर रहा है। साथ साथ अगर हम भविष्य में अन्य संभावित क्षेत्रों की बात करें जहां पर भारत और वियतनाम सहयोग कर सकते हैं तो उसमें शैक्षणिक और सांस्कृतिक सहयोग, जहाज निर्माण, समुद्री संपर्क, समुद्री शिक्षा और अनुसंधान, तटीय इंजीनियरिंग, नीली अर्थव्यवस्था यानी हम एक तरह से मछली पालन का जो उद्योग है उसके साथ में, समुद्री आवास संरक्षण और समुद्रों के बीच में जो अग्रिम सहयोग है उन स्थितियों में वियतनाम के साथ सहयोग कर सकते हैं। इन क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं को अगर हम आगे विस्तारित करते हैं तो हम दक्षिण पूर्व एशिया में वियतनाम के माध्यम से दक्षिणी चीन सागर में अपनी स्थिति को मजबूत करके हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने प्रभाव को और ज़्यादा मजबूत करके चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को नियंत्रित करने में सफल हो सकते हैं। आज के दूसरे आलेख को हम देखते हैं
रिवैम्प इंडियाज स्कूल हेल्थ सर्विसेज। यहाँ पर प्रमुख रूप से स्कूलों में जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती हैं उनको किस रूप में मजबूत किया जाए और उसकी आवश्यकता किस रूप में है भारत में, उसके संदर्भ में प्रमुख रूप से चर्चा की गई है। सामान्य तौर पर अगर हम स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की बात करें तो उस पर उतने बड़े पैमाने पर भारत में ध्यान नहीं दिया जाता है। भारत की तुलना में अगर हम यूरोप में देखें तो जो भी स्कूली बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो इस रूप में हमें तत्काल रूप में कहीं ना कहीं प्रयास करने की आवश्यकता है। और हम ध्यान रखें कि जब भी हम स्कूलों में स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं तो उस पर एक तरह से अपर्याप्त रूप में ध्यान दिया जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं जो एक तरह से स्कूल में बच्चों के लिए होनी चाहिए उसको हम चिकित्सा देखभाल के साथ एक तरह से जोड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, दोनों में एक तरह से अंतर है। और ध्यान रखें स्कूली उम्र में जो बच्चे रहते हैं वहाँ पर बीमारी की जो दर है वो अपेक्षाकृत कम होती है, और इस प्रकार आप देखें तो चिकित्सा देखभाल की जो आवश्यकता है स्कूलों में बच्चों को वो काफ़ी कम होती है। लेकिन इसकी तुलना में अगर हम स्वास्थ्य आवश्यकताओं की बात करें, यानी अगर हम स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की आवश्यकता की बात करें, जैसे अस्वास्थ्यकर आहार संबंधी आदतें, आज के समय में आप देखें बच्चे फास्ट फूड खाना ज़्यादा पसंद करते हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए उतना लाभदायक नहीं है। तो इस तरह की आदतों को कैसे रोका जाए ये हम स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में बता सकते हैं। अनियमित नींद, जैसे बच्चों में मोबाइल या वीडियो गेम देखने की जो आदत बनती जा रही है उस आधार पर वो नियमित रूप में अपनी पूरी नींद नहीं लेते हैं, वो उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो यह भी स्वास्थ्य संबंधी सेवा के माध्यम से उनको बताकर उनकी नींद को नियमित करने की प्रक्रियाएं की जा सकती हैं। शारीरिक गतिविधि की कमी, बच्चे अब बाहर खेलने से ज़्यादा अच्छा मोबाइल में वीडियो गेम देखना पसंद करते हैं। मानसिक रूप में कह सकते हैं कभी कभी चिड़चिड़ापन या अन्य तरह की समस्याएं देखी जाती है। इसी के साथ साथ बच्चों में दांत के संबंध में और आंखों के संबंध में जो समस्याएं हैं उनको एक तरह से समझने की आवश्यकता होती है, तो वह भी हम स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से स्कूल में उपलब्ध करा सकते हैं। इसी के साथ साथ बच्चों के यौन व्यवहार और तंबाकू और अन्य पदार्थों के उपयोग के संदर्भ में जो भी जानकारी उनको सही उम्र में मिलनी चाहिए वो हम स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के माध्यम से दे सकते हैं। तो ध्यान रखें चिकित्सा देखभाल से अलग इस प्रकार की सुविधाओं की भारत में एक तरह से आवश्यकता बनती है। भारत में अगर हम स्कूली स्वास्थ्य सेवाओं के प्रारंभिक स्थिति की बात करें तो 1909 में इसके पहले प्रमाण देखे जाते हैं जब बड़ौदा रियासत में स्कूली बच्चों की चिकित्सा परीक्षा एक तरह से प्रारंभ की गई थी। बाद में अगर हम देखें तो सर जोसेफ भोरे समिति के द्वारा 1946 में ये रिपोर्ट में पाया गया कि भारत में स्कूल में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो लगभग एक तरह से अविकसित हैं और व्यवहारिक रूप में एक तरह से लगभग अस्तित्वहीन है। तो यहाँ पर एक तरह से 1946 में ही स्वीकार किया गया कि भारत में स्कूलों में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको एक तरह से बढ़ाने की आवश्यकता है। 1953 में भारत सरकार की माध्यमिक शिक्षा समिति ने स्कूली स्वास्थ्य और स्कूली भोजन कार्यक्रमों से संबंधित एक व्यापक नीतिगत हस्तक्षेप की सिफारिश की। 1953 में माध्यमिक शिक्षा समिति के द्वारा ये कहा गया कि प्रमुख रूप से स्कूली स्वास्थ्य और स्कूल में जो भोजन की स्थिति है उसके संदर्भ में व्यापक नीतियां एक तरह से बननी चाहिए, जिससे कि स्कूलों में बच्चों के स्वास्थ्य और भोजन संबंधी स्थितियों को हम नियंत्रित कर पाएं। और इसी का परिणाम था कि इस प्रकार के कुछ कार्यक्रम एक तरह से चलाए गए जो प्रमुख रूप से पोषण पर आधारित थे। लेकिन स्कूली स्वास्थ्य पर आप देखें तो बड़े पैमाने पर फिर भी ध्यान नहीं दिया गया। कोविड-19 महामारी के बाद की स्थिति में अगर हम देखें तो स्कूलों में स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में स्थिति और ज़्यादा आवश्यक हो जाती है, क्योंकि अगर हम देखें तो सामान्य रूप में केवल हाथ धुलना और अपनी सामान्य तौर पर सफाई रखकर हम कोविड-19 महामारी से बच सकते हैं। इसीलिए कोविड-19 महामारी के बाद स्कूलों में जो स्वास्थ्य सेवा है उसके बारे में तेजी से विस्तार करने पर ज़्यादा एक तरह से वैश्विक स्तर पर काम किया गया है। भारत में अगर हम देखें तो कोविड-19 महामारी के लगभग 2.5 साल के बाद भी अभी इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कोई गंभीर पहल नहीं हुई है। प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो मार्च 2022 में दिल्ली सरकार के द्वारा प्रमुख रूप से 20 स्कूलों में स्वास्थ्य क्लिनिक प्रारंभ किए गए हैं और उनका एक तरह से ये कहना है कि आगे चलकर वो इस प्रकार के और क्लिनिक स्थापित करेंगे। लेकिन हम कह सकते हैं ये पहल प्रारंभिक रूप में है लेकिन बहुत छोटी है। इसी तरह के बड़े प्रयासों की अन्य राज्यों में भी आवश्यकता है। यहाँ पर जो पहल प्रारंभ की गई है उससे हमें 2 संदेश मिलते हैं। पहला कि महामारी के बाद की अवधि में स्कूलों में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनके संदर्भ में स्थितियां एक तरह से ज़्यादा आवश्यक हो गई हैं। इसको पहचान कर प्रयास बढ़ाने की आवश्यकता है स्कूलों में। साथ साथ स्कूल स्वास्थ्य सेवा के लिए बहुहितधारक जो साझेदारी है उसका महत्व है।
जैसे अगर हम दिल्ली में देखें, जो 20 स्कूल स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं, उसके लिए जो भी फंड है वो एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत, यानी कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसके अंतर्गत जो वित्त पोषण है वो दिया गया है और उस माध्यम से ये क्लिनिक प्रारंभ किए गए हैं। इसी के साथ साथ सरकार में अगर हम देखें तो स्वास्थ्य और जो शिक्षा विभाग है उन्होंने आंतरिक रूप में सहयोग किया है। तो इस रूप में जो सहयोग की स्थिति है वो कोष के लिए आवश्यक हो सकती है। तो जो फंड की आवश्यकताएं हैं उनको इस रूप में पूरा करने का प्रयास किया जाना चाहिए। यूनेस्को, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक के द्वारा फ्रेश नाम से एक अंतर एजेंसी ढांचा प्रकाशित किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से स्कूली स्वास्थ्य पर किस तरह से स्थितियों को मजबूत किया जाए वो बताया गया है। अगर हम फ्रेश की बात करें तो फोकसिंग रिसोर्सेज ऑन इफेक्टिव स्कूल हेल्थ, इसमें 4 मुख्य क्षेत्र और 3 सहायक रणनीतियों पर प्रमुख रूप से कार्य किया गया है। अगर हम मुख्य क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर पानी, स्वच्छता और पर्यावरण, कौशल आधारित स्वास्थ्य शिक्षा और स्कूल आधारित जो स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं हैं उनकी बात की गई है। और अगर हम 3 सहायक रणनीतियों की बात करें तो इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य का क्षेत्र, सामुदायिक भागीदारी और छात्र भागीदारी एक तरह से प्रभावी रूप में होनी चाहिए। तो इस रूप में फ्रेश जैसा जो कार्यक्रम है वो भारत में भी शुरू होना चाहिए। तो अगर हम भारत में रणनीति देखें तो प्रमुख रूप से रणनीति के अलग अलग क्या भाग हो सकते हैं। इस रणनीति में प्रमुख रूप से 7 अलग अलग भाग बताए गए हैं। पहला अगर हम देखें तो सभी राज्यों की स्थिति की समीक्षा होनी चाहिए और विस्तृत रूप में एक समय रेखा और एक बजट आवंटन होना चाहिए, जिसके माध्यम से स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तारित किया जाए। आप ध्यान रखें, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 15वें वित्त आयोग के द्वारा जो अनुदान दिया गया है उस अनुदान का उपयोग हम स्कूलों में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। दूसरा, जो हमारा मौजूदा स्कूल स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा है उसमें एक तरह से और मजबूती करने की आवश्यकता है। तीसरा, स्कूल स्वास्थ्य क्लिनिक को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं के साथ में जोड़ना और इसमें ऑनलाइन परामर्श की जो स्थितियां हैं उसको पूरक रूप में बनाना, क्योंकि ऑनलाइन परामर्श की जो स्थिति है वो कोविड-19 जैसी महामारी में भी संचालित होती रहेगी। चौथा, माता पिता की भूमिका और भागीदारी को बढ़ाना, विशेष रूप से जो अभिभावक शिक्षक बैठक होती है, यानी जिसको हम एक तरह से पेरेंट टीचर मीटिंग या पीटीएम बोलते हैं, उसका जो महत्व बढ़ जाता है। इससे भी हम बच्चों में स्वास्थ्य सेवाओं को किस रूप में विस्तारित करना है, माता पिता की भागीदारी एक तरह से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सामान्य रूप से सफाई रखना, तो ये माता पिता के माध्यम से बच्चों को बताया जा सकता है। पांचवा, सरकार की स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं की पहल में ज़्यादातर समय निजी स्कूलों को बड़े पैमाने पर शामिल नहीं किया जाता है और वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं अगर हम देखें तो सामान्य तौर पर उपचारात्मक होती हैं, यानी चिकित्सा रूप में वो आपातकालीन व्यवस्था करके रखते हैं। वो स्वास्थ्य सेवाएं लगातार देते हो ऐसा सामान्य रूप में नहीं देखा जाता है। इसीलिए सरकार को अपने इस प्रयास में निजी स्कूलों को भी बड़े पैमाने पर शामिल करने की आवश्यकता है। छठा, आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत 2020 की शुरुआत में एक स्कूल एक स्वास्थ्य पहल शुरू की गई थी। इसका भी अगर हम उपयोग करें तो भारत में स्कूलों में स्वास्थ्य सेवाओं को हम विस्तारित कर सकते हैं। सातवां, बच्चे समाज का भविष्य हैं और भविष्य के लिए अगर हम स्वस्थ रूप में और शिक्षित रूप में उनको चाहते हैं तो स्कूलों में हमें स्वास्थ्य सेवाओं को कहीं ना कहीं विस्तारित करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के पेशेवर संघ हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं, उनकी भी एक तरह से जिम्मेदारी बनती है। तो उनको भी एक तरह से ये मुद्दे उठाने चाहिए, खासतौर से जो माता पिता हैं उनको इस संबंध में स्कूलों में बात करनी चाहिए। अगर ये स्थितियां बनती हैं और लोगों में जागरूकता बढ़ती है तो स्कूलों में स्वास्थ्य सुविधाओं को हम विस्तारित कर सकते हैं। और ध्यान रखें, हमारी जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है 2017 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इन दोनों का अगर हम सम्मिलित रूप में एक तरह से उपयोग करेंगे तो इसके आधार पर स्कूलों में व्यापक रूप में स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तारित किया जा सकता है और इसके लिए प्रावधान लगातार होकर राज्यों में स्थितियों को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। आज के अगले आलेख को हम देखते हैं, द स्वेल्टरिंग हीट वेव्स अक्रॉस यूरोप। यूरोप में जिस तरह से तापमान तेजी से बढ़ रहा है और वर्तमान में हीट वेव का प्रभाव दिख रहा है और उस कारण से आप देखें जंगलों में आग लग रही है और बड़े पैमाने पर जंगल के क्षेत्र नुकसान हो रहे हैं, ये स्थितियां कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन की ओर इशारा कर रही हैं और वैश्विक स्तर पर जो तापमान वृद्धि की स्थिति है उसके नकारात्मक प्रभाव यूरोप में बड़े पैमाने पर देखे जा रहे हैं। अगर हम यूके की बात करें तो वहां पर इतिहास में कभी भी 40 डिग्री का तापमान एक तरह से पार नहीं हुआ था और वो एक तरह से तापमान अब वहां पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो यह जलवायु परिवर्तन की जो स्थितियां हैं उनको कहीं ना कहीं दर्शाता है और इसीलिए
वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो लगभग सभी वैज्ञानिक इसमें सर्वसम्मत हैं कि जो गर्मी की तीव्र लहर यूरोप में देखी जा रही है, इसका बड़ा कारण मानव गतिविधि है और जलवायु परिवर्तन इसके लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। वैश्विक तापमान पहले ही 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ चुका है और यूके में जो अध्ययन है उससे पता चला है कि तापमान में 1 डिग्री की वृद्धि अगर वैश्विक स्तर पर होती है तो यूके में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान की जो संभावना है वो 10 गुना बढ़ जाती है। और बढ़ते वैश्विक तापमान जिसके कारण माना जा रहा है कि अंटार्कटिका में सामान्य से 15 डिग्री और उत्तरी ध्रुव में 3 डिग्री से अधिक विचलन हुआ है तापमान का, पुराने हवा के जो पैटर्न होते हैं उनको भी एक तरह से ये बदलाव करता है। क्योंकि आप ध्यान रखें, कहीं पर भी अगर आप तापमान को बढ़ाते हैं तो वहां पर एक तरह से क्या होता है कि जो वायु दाब है उसमें गिरावट आती है। तो अगर तापमान बढ़ेगा, वायु दाब में गिरावट आएगी, तो मान लीजिए अगर यहाँ पर वायु दाब कम हो जाता है तापमान बढ़ने से, तो आसपास के ठंडे क्षेत्रों से हवा इस क्षेत्र की ओर प्रभावित होगी। तो जो हवा का पैटर्न है उसमें बड़े परिवर्तन हो सकते हैं और ये भी कहीं ना कहीं भविष्य के एक प्रभाव देखे जा रहे हैं। जिस तरह से पश्चिमी यूरोप में तापमान बढ़ा है तो वह एक हीट डोम के रूप में है, यानी वहां पर तापमान बढ़ा हुआ है, मतलब वहां पर दबाव एक तरह से कम हो गया है। तो आसपास के जो एक तरह से उच्च दबाव के क्षेत्र है वहां से हवा का प्रभाव यहाँ पर हो रहा है। इस रूप में अगर हम देखें तो माना जा रहा है कि ये जो कम दबाव का क्षेत्र बना है तो उत्तरी अफ्रीका से जो गर्म हवा है वो इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से आकर्षित हो रही है। अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो वहां पर भी तापमान की स्थितियां रिकॉर्ड स्तर पर परिवर्तित हो रही हैं। उससे जेट स्ट्रीम में परिवर्तन हो रहा है और पश्चिमी वायु धारा वाली जो जेट स्ट्रीम है, जो कह सकते हैं कि पृथ्वी सतह से ऊपर कई किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिमी क्षेत्रों से पूर्वी ओर बहती है, इन जेट स्ट्रीम में एक तरह से परिवर्तन देखा जा रहा है। परंपरागत रूप से अगर हम देखें तो जो मजबूत जेट स्ट्रीम है वो उत्तरी अटलांटिक से ठंडी हवाओं को एक तरह से लाती है, लेकिन वर्तमान समय में आप देखें कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे जेट स्ट्रीम थोड़ी कमजोर हुई है और दो भागों में विभाजित हो गई हैं, जिससे अमेरिकी महाद्वीप के कुछ भागों में तीव्र और लगातार एक तरह से गर्म स्थितियां बनी हुई हैं और वहां पर भी तापमान वृद्धि देखी जा रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण जेट स्ट्रीम में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका में भी एक तरह से ताप वृद्धि के लिए उत्तरदायी बन रहे हैं। अगर हम दीर्घ काल में देखें तो अगर यूरोप में तापमान बढ़ता है, अमेरिका में तापमान बढ़ता है, तो किस रूप में प्रभाव होगा। आप यूरोप में ध्यान रखें कि गर्मी की लहर ने जलवायु शमन के जो उपाय हैं उन पर एक तरह से कार्रवाई के लिए नए तरीके से प्रयास करने को एक तरह से यूरोप को विवश किया है। अगर हम यूएस की बात करें तो अमेरिका में आप देखें अभी भी स्थिति ऐसी है कि वहां पर जो राजनीतिक नेतृत्व है वो जलवायु परिवर्तन को स्वीकार करना नहीं चाहता है। जैसे अगर हम रिपब्लिकन पार्टी के प्रभाव वाले राज्य टेक्सास की बात करें, वहां पर अभी भी जो राजनेता हैं वो ये कहते हैं कि अगर मौसम परिवर्तन हो रहा है तो इसके लिए जीवाश्म ईंधन एक तरह से उत्तरदायी नहीं है, या उसकी भूमिका को आप एक तरह से कम ना करें, आप जीवाश्म ईंधन का उपयोग करें, लेकिन जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो ताप वृद्धि हो रही है, उसको रोकने के लिए आप लगातार प्रार्थना करते रहें। यानी अमेरिका जैसे कह सकते हैं एक विकसित देश में अभी भी जलवायु परिवर्तन को एक समस्या के रूप में कई राज्यों में स्वीकार नहीं किया जा रहा है। अमेरिका में हीट वेव के जो प्रभाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं वो इस तरह की आप कह सकते हैं गलत सोच का एक परिणाम है, जो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए काम नहीं करना चाहते हैं। वर्तमान में जो भी हीट वेव की स्थिति है तो तुलनात्मक रूप में हम देखें अमेरिका में स्थितियां थोड़ी बेहतर हैं, क्योंकि वहां पर लगभग हर घर में आप देखें एयर कंडीशन की स्थिति है। लेकिन अगर हम यूरोप की बात करें, खासतौर से ब्रिटेन और पश्चिमी यूरोप में ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि सामान्य तौर पर ब्रिटेन या पश्चिमी यूरोप में तापमान बहुत ऊपर नहीं जाता है। लेकिन अगर तापमान वहां पर 40 के ऊपर पहुंच रहा है तो आप देखें वहां पर हर घर में एसी की आवश्यकता बढ़ेगी। वर्तमान में ब्रिटेन और पश्चिमी यूरोप में अगर हम देखें तो बहुत छोटी संख्या में लोग हैं जिनके घरों में एसी लगे हैं। लेकिन अगर तापमान इसी रूप में बढ़ता रहा तो गर्मी से बचने के लिए आने वाले समय में एसी की संख्या कहीं ना कहीं बढ़ानी पड़ेगी और ये भी एक बड़ा परिवर्तन भविष्य में देखा जा रहा है। अगर हम एसी की आवश्यकता को यूरोप में बढ़ता हुआ देखेंगे तो सीधा प्रभाव है कि यूरोप में ऊर्जा आवश्यकताएं एक तरह से बढ़ेंगी। लेकिन वर्तमान में आप देखें तो ये गलत समय है यूरोप में ऊर्जा आवश्यकताओं के बढ़ने के लिए, क्योंकि यूरोप अपनी ऊर्जा आवश्यकता के लिए रूसी गैस पर बड़े पैमाने पर निर्भर करता है और रूस यूक्रेन के विवाद के बाद जिस तरह के प्रतिबंध यूरोप के द्वारा लगाए गए हैं, ये गैस आसानी से मिलना उनके लिए संभव नहीं है। इसीलिए माना यह जा रहा है कि वर्तमान में ऊर्जा की जो बढ़ती हुई आवश्यकता है और रूसी गैस का जो प्रतिबंध है वो यूरोप में स्थिति को बहुत अधिक खराब कर सकता है। और ऐसी स्थिति भी देखी जा रही है कि जर्मनी जैसे देशों में अगर हम ग्रीन पार्टी की बात करें, जो हमेशा एक तरह से जलवायु परिवर्तन के विरोध में रहते हैं और उन स्थितियों को संभालने के लिए सरकारी प्रयास की बात करते हैं, उनके द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि रूसी गैस के विकल्प के रूप में जर्मनी में जो घरेलू कोयला उपलब्ध है उसका एक तरह से उपयोग किया जाए।
तो अगर ऐसा होता है तो जो कार्बन उत्सर्जन की स्थितियां जिनको हम नियंत्रित करना चाहते हैं वो अनियंत्रित होंगी, तो तापमान वृद्धि को जो रोकने के प्रयास है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। वर्तमान में जो हीट वेव चल रही है उसकी आवृत्ति और तीव्रता लगातार बढ़ रही है और इसकी समय अवधि भी यूरोप में बढ़ती जा रही है, और इस कारण से आप देखें यूरोप के कई हिस्सों में सूखे की घटनाएं भी बढ़ी हैं। अब यूरोप में सर्दियां जल्दी समाप्त हो जाती हैं और वनस्पतियां जल्दी एक तरह से बढ़ने लगती हैं। तो होता यह है कि सर्दियां जब जल्दी समाप्त होती हैं तो जो बर्फ का पानी है वो निचले स्तर तक नहीं पहुंचता है, और नदियों में भी एक तरह से पानी की स्थिति मजबूती से आगे नहीं बढ़ पाती है। तो इस रूप में जो भी जल का स्तर है वो धीरे धीरे यूरोपीय क्षेत्रों में घटता जा रहा है। साथ साथ मिट्टी सूखी हो रही है और नदियां उथली हो रही हैं। तो इस कारण से माना यह जा रहा है कि जो मिट्टी सूखती जा रही है तो वहां पर जंगल की आग तेजी से फैलती है, तो यह भी जंगल की आग के फैलने के बड़े कारण के रूप में उत्तरदायी है। इसी के साथ साथ नदियों के क्षेत्र जो सूखते जा रहे हैं इससे कृषि में सिंचाई की स्थिति कमजोर हो रही है, साथ साथ जल विद्युत उत्पादन पर भी समस्याएं बढ़ रही हैं। तो फसल सुरक्षा के साथ साथ जो ऊर्जा सुरक्षा है उस पर भी यूरोप में कहीं ना कहीं संकट की स्थितियां भविष्य में आ सकती हैं। इसीलिए जलवायु परिवर्तन पर यूरोप और अमेरिका को विस्तृत रूप में प्रयास बढ़ाने पड़ेंगे, तभी इस तरह के नकारात्मक जो प्रभाव है उससे बचा जा सकता है। आज के हम अपने अगले आलेख को देखते हैं, सेविंग मदर्स। यहाँ पर प्रमुख रूप से मातृत्व सुरक्षा की बात की गई है, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने भारत के सभी राज्यों और जिलों का एक तरह से जो हमारा एमएमआर होता है यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जिसको हम बोलते हैं मातृ मृत्यु दर, और मातृ मृत्यु दर का मतलब ये होता है कि जो भी एक तरह से 1 लाख जीवित बच्चे होते हैं, इन 1 लाख अगर हम जीवित बच्चों की बात करें तो उन पर जन्म देते हुए बच्चों को कितनी माताओं की मृत्यु होती है। तो ये जो संख्या होती है ये प्रमुख रूप से कहलाती है मातृ मृत्यु दर, जिसको हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के नाम से भी जानते हैं। इसके संदर्भ में जनगणना के डाटा और नमूना पंजीकरण प्रणाली के जो आंकड़े हैं उनको इकट्ठा किया गया है, और स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली के जो आंकड़े हैं उन सबको मिलाकर नियमित रूप में अगर देखें तो मातृ मृत्यु के जो आंकड़े हैं उनको रिकॉर्ड किया गया है। और इनका विश्लेषण करने से ये पता चलता है कि भारत के जो 70% जिले हैं यानी 640 में अगर हम 448 जिलों की बात करें, यहाँ पर जो मातृ मृत्यु दर है वो 70 से ऊपर है। और ये अगर हम देखें तो सतत विकास लक्ष्यों में जो 2030 तक हमारा लक्ष्य दिया गया है उससे एक तरह से ऊपर है। यह स्थिति भारत में मातृ सुरक्षा को कहीं ना कहीं खतरे की स्थितियों में दिखाता है। विश्लेषण में यह भी कहा गया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से जो प्रयास किए गए हैं उनके एक तरह से कह सकते हैं परिणाम भी सफलतापूर्वक देखे गए हैं। जैसे अगर हम दक्षिणी राज्यों में देखें तो मातृ सुरक्षा की स्थिति काफी अच्छी है, लेकिन अभी भी बड़े पैमाने पर प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि 70% जिले ऐसे हैं जहां पर 70 से ऊपर मातृ मृत्यु दर है। इसीलिए जैसे गर्भ निरोधक के उपयोग की बात करें, प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसव के बाद स्वास्थ्य देखभाल, बॉडी मास इंडेक्स और आर्थिक स्थिति में सुधार को लेकर जो स्थितियां हैं उनमें हमें और ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। और ये स्थितियां अगर और ज़्यादा सुधरेंगी तो माना जा रहा है कि जो मातृ मृत्यु दर के आंकड़े हैं उनको हमें सुधारने में मदद मिलेगी। अगर हम इन स्थितियों में सुधार कर पाते हैं और लगातार इसे मजबूती से आगे बढ़ाते हैं तो हम मातृ मृत्यु दर के आंकड़े को कम कर पाएंगे। हम ध्यान रखें, हम अपनी आज़ादी के 75वें वर्ष में चल रहे हैं, तो इस रूप में हमें 2 बड़े प्रयास करने की आवश्यकता है। पहला, महिलाओं के लिए समग्र देखभाल में सुधार करना, और ऐसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य डाटा का वास्तविक समय पर नजर रखना। यानी वास्तविक रूप में आप देखें कि लगातार इस तरह के डाटा में किस तरह से परिवर्तन हो रहा है। अगर मातृ सुरक्षा सही रूप में आगे नहीं बढ़ रही है तो हमें प्रयासों को कहीं ना कहीं बढ़ाने या नए प्रयास लाने की आवश्यकता है। साथ साथ हमारे जो मातृ मृत्यु दर के आंकड़े हैं उनसे हम सतत विकास लक्ष्यों को भी पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हमें तत्काल रूप में कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जब हम माताओं के स्वास्थ्य की एक तरह से देखभाल की बात करते हैं तो इसका सीधा असर ये रहता है कि बच्चों का जो स्वास्थ्य है वो एक तरह से मजबूत होता है, और अगर माताएं और बच्चे स्वस्थ रहते हैं तो हम एक परिवार के स्वास्थ्य की जो स्थितियां हैं उनको कहीं ना कहीं बेहतर करने की बात कर सकते हैं। इस रूप में पारिवारिक रूप में स्वास्थ्य स्थितियों का बेहतर होना कहीं ना कहीं माता और बच्चे के स्वास्थ्य के साथ में जुड़ा हुआ है। इसीलिए हमें मातृ सुरक्षा के लिए और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। आज के अपने अंतिम आलेख को देखते हैं, CAPF's चिल्ड्रन ऑफ ए लेसर गॉड। यहाँ पर प्रमुख रूप से इस आलेख के माध्यम से ये अपील की गई है। अगर हम CAPF की बात करें यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, तो इसमें आप देखें तो CRPF, BSF, ITBP, CISF, SSB यानी सशस्त्र सीमा बल, असम राइफल शामिल होते हैं। और इनके लिए प्रमुख रूप से ये कहा जा रहा है कि इनके द्वारा जो भी योगदान किया जा रहा है, जो भी देश की सुरक्षा के लिए बलिदान दिए जा रहे हैं, उनके संदर्भ में बराबर रूप में उनको एक तरह से लाभ की स्थितियां मिलनी चाहिए।
अगर हम सीएपीएफ की बात करें, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, जिसमें हम अलग अलग अर्धसैनिक बलों की बात कर रहे हैं, उनमें प्रमुख रूप से देखें, किसी भी तरह का अदम्य साहस जब उनके द्वारा दिखाया जाता है तो उनको अलग अलग प्रकार के चक्र श्रृंखला के जो भी आपके पदक होते हैं वीरता के, वो एक तरह से देने के लिए उनको पात्र माना जाता है। लेकिन आवश्यक ये है कि अर्धसैनिक बलों की ये जो बटालियन है वो किसी सेना के संचालन के नियंत्रण में काम कर रही हो, यानी सेना के द्वारा कोई ऑपरेशन किया जा रहा है और उसमें अगर हम देखें तो अर्धसैनिक बल की ये जो बटालियन है वो भाग ले रही हो, तो वहां पर जो व्यक्ति काम कर रहा होता है उसको एक तरह से चक्र श्रृंखला के जो भी पदक हैं वो एक तरह से वीरता के लिए दिए जा सकते हैं। तो इन स्थितियों में एक तरह से बदलाव करने की आवश्यकता है। अगर हम 4 जनवरी 1952 के राष्ट्रपति की अधिसूचना देखें तो पुलिस बलों और अग्निशमन सेवा के जो कर्मी हैं उनको चक्र श्रृंखला के जो पदक है वीरता के लिए वो सम्मान देने से रोक दिया गया था। लेकिन ध्यान रखें, सभी नागरिक इसके लिए पात्र थे, तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं भेदभाव की स्थितियां बनती थी। इसमें 24 जून 1999 से अधिसूचना के माध्यम से परिवर्तन किया गया कि जीवन के सभी क्षेत्रों में किसी भी लिंग के एक तरह से नागरिक हों, चाहे केंद्रीय अर्धसैनिक बल हों, रेलवे सुरक्षा बल हों या उनके साथ साथ पुलिस बल के अन्य सदस्य हैं, सभी को आप देखें कि जब वो अदम्य साहस एक तरह से दिखाते हैं तो वीरता के संदर्भ में चक्र श्रृंखला के जो भी पदक हैं वो प्राप्त करने के योग्य हैं। तो इस तरह के सुधार जरूर किए गए हैं। साथ साथ राज्यों में जो भी एक तरह से अर्धसैनिक बलों के द्वारा साहस दिखाया जाता है उसके लिए जो भी आर्थिक रूप में सहायताएं दी जाती हैं उनको विस्तारित करने की आवश्यकता है। प्रमुख रूप में इसके बारे में राजस्थान में जरूर प्रावधान है, लेकिन अन्य राज्यों में उतनी मजबूत स्थितियां नहीं हैं। तो वहां पर भी अगर सुधार किए जाएं तो अर्धसैनिक बलों के द्वारा देश की सुरक्षा के लिए जो योगदान दिया जा रहा है उसको शायद हम बेहतर एक तरह से मान्यता दे सकते हैं। आज की चर्चा के आधार पर हम मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। पहला, भारत वियतनाम संबंधों में मजबूती के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालते हुए इसके लिए किए गए उपायों की भी चर्चा करें। 250 शब्द, 15 अंकों का प्रश्न। भूमिका, भारत वियतनाम संबंधों की मजबूती का आधार हिंद प्रशांत क्षेत्र को साझा आवश्यकता है, क्योंकि दोनों ही देशों के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है। खासतौर से अगर हम भारत की आवश्यकताओं की बात करें, हिंद प्रशांत का पूरा क्षेत्र, और वियतनाम के लिए प्रशांत महासागर का प्रमुख रूप से। मुख्य भाग में आप बताएंगे दोनों देशों के लिए हिंद प्रशांत का महत्व क्या है, आर्थिक रूप में, सामरिक रूप में, खासतौर से चीन का जो बिंदु है वो आपको बताना है। दोनों के द्वारा सुधार के लिए किए गए उपाय, किस तरह से दोनों के द्वारा सहयोग को बढ़ाया जा रहा है, और भविष्य के लिए स्थितियां क्या हो सकती हैं, कौन से क्षेत्र हैं जहां पर भारत वियतनाम सहयोग करके अपने संबंधों को और मजबूत कर सकते हैं। निष्कर्ष में आप बताएंगे दक्षिणी चीन सागर में चीन का बढ़ता दखल दोनों देशों के संबंधों को और मजबूती प्रदान करेगा, क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं चीन के द्वारा जिस तरह से दक्षिणी चीन सागर में अपनी नीतियां अपनाई जा रही हैं उसका वो विरोध करते हैं। तो दोनों एक तरह से आपस में मिलकर चीन का प्रबल रूप से विरोध उस क्षेत्र में कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, स्कूली बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखने की तत्काल आवश्यकता है। उपरोक्त कथन की समीक्षा करें। 250 शब्द, 15 अंकों का प्रश्न। भूमिका, स्कूली बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को संक्षिप्त में बताएं। प्रमुख रूप से आप कोविड-19 के बाद इसकी आवश्यकता बढ़ गई है वो बता सकते हैं। मुख्य भाग, स्कूली बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के वैश्विक प्रयास भारत में क्यों आवश्यक है, और तीसरा, संबंधित आदर्श रणनीति क्या हो सकती है, जो हमने 7 बिंदु की बात करी थी वो आप बता सकते हैं। निष्कर्ष में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अभिसरण के परिणाम स्वरूप, यानी उनके एक तरह से आपस में मिलाने के बाद प्रत्येक भारतीय राज्य में व्यापक स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान संभव है। इस रूप में अपना आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। ये हमारा 21 जुलाई 2022 का समाचार विश्लेषण है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।